सनातन संस्कृति की स्मृति की सूची में जो सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है वो है महाराज मनु द्वारा लिखी गई मनुस्मृति। और मनुस्मृति का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है वो है इस प्रकार कि देवदत्ताम पति भार्याम विंदते नेच्छत्यात्मना। दैट मीन्स कि जो दंपति होते हैं, जो पति पत्नी, जो जोड़े कपल्स होते हैं, उनको देवताओं द्वारा हेवन में, स्वर्ग में बनाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भाई देवताओं से भी गलतियां हो जाती हैं। आप अगर इतिहास को कुरेद कर, शास्त्रों को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इवन आप कई बार टीवी सीरियल्स में जो महादेव आता है, संकट मोचन हनुमान आता है, श्री गणेश आते हैं, ढेर सारे टीवी सीरियल्स आते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि देवता गलतियां कर ही देते हैं। कई बार जो वरदान उन्हें नहीं देने चाहिए वो देकर वो खुद फंस जाते हैं, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसे ही कभी कभी जोड़े बनाने में भी, दंपति बनाने में भी, कपल्स बनाने में भी, पति पत्नी को सेलेक्ट करने में भी गलतियां हो जाती हैं और ये गलतियां काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। तो मान लीजिए हिंदू संस्कृति के अंतर्गत अगर किसी दंपति की विवाह हुई है, उनका शादी हुआ है और कुछ दिन तक तो स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद किसी बात पे मनमुटाव हो गया और इन दोनों में एक साथ रहने की स्थिति नहीं आ रही है, उन दोनों को नहीं लग रहा है कि साथ में रह पाएंगे, तो ऐसे कई बार होता है कि इसमें एक पार्टी काफ़ी स्ट्रांग होती है, उनके पास इनकम का सोर्स होता है, उनके पास आय के स्रोत होते हैं। लेकिन वो पार्टी जिनके पास आय का पर्याप्त स्रोत नहीं होता, सफिशियंट सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होते, उनको फाइनेंशियल काफ़ी कुछ परेशानियां, काफ़ी कुछ समस्याएं झेलनी पड़ जाती हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो भाई इंटरनेट भी काफ़ी कुछ महंगा हो गया है, तो इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं में ये ढेर सारी आवश्यकताएं भी ऐड ऑन हो जाती हैं। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति एक व्यक्ति तब कैसे करेगा जबकि उसकी शादी का डिसॉल्यूशन हो गया या फिर उस व्यक्ति के द्वारा जहां से उसको खर्चे मिलते थे, पैसे मिलते थे, अब नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हिंदू लॉ के द्वारा कुछ व्यवस्था, एक तरह का एक सिस्टम स्टैब्लिश किया गया है जिसको मेंटेनेंस का प्रोविजन कहते हैं, भरण पोषण का प्रोविजन कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम भरण पोषण से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजन जो कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और इसके अलावा सीआरपीसी के सेक्शन 125 से लेकर 128 तक दिए गए हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में बात करने वाले हैं। तो मेंटेनेंस या भरण पोषण के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो मेंटेनेंस या भरण पोषण के जो प्रोविजंस हैं वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 से लेकर 128 तक दिए गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और सेक्शन 25 में दिए गए हैं। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 से लेके 28 तक दिए गए हैं। और इसके अलावा ये फैमिली कोर्ट एक्ट में भी कुछ प्रोविजंस में दिए गए हैं। तो इन सारे ही लीगल प्रोविजंस के बारे में बात करें इससे पूर्व आपको कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए ताकि आपको मेंटेनेंस के ये प्रोविज़न, ये प्रावधान, ये पूरा सिस्टम, ये सारा पचड़ा समझने में काफ़ी आसानी हो। तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसको एक पेन लेकर बैठ जाइए और कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। बेसिकली अगर मेंटेनेंस के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मेंटेनेंस का मतलब होता है सब्सटेंस या सपोर्ट। ये वो उस तरह का सपोर्ट होता है जो कि एक पति अपनी पत्नी को उस कंडीशन में देता है जबकि वो उनके साथ नहीं रह रही होती हैं या फिर अलग रह रही होती हैं, और ये उनके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। अब अगला यक्ष प्रश्न आता है कि आखिर मेंटेनेंस को क्लेम करने का अधिकार किन किन को मिला हुआ है। तो इनमें सबसे पहला सर्वप्रथम अधिकार तो इसमें पत्नी को मिला हुआ है अपने पति के खिलाफ। दूसरे के अंतर्गत आते हैं डॉटर इन लॉ या बहू, ये भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। तीसरे के अंतर्गत आते हैं चिल्ड्रेन या बच्चे, जो संतान होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संतान आएंगे वो माइनर आएंगे, और माइनर के अलावा वो मेजर बच्चे भी आते हैं जो कि ल्यूनेटिक हैं। और इसके अलावा जो अगले पॉइंट में जो आते हैं वो एल्डरली पेरेंट्स आते हैं, यानी कि वो अभिभावक, वो माता पिता आते हैं जो कि स्वयं का निर्वाह अपने पैसों से, अपने अर्निंग से नहीं कर सकते या फिर उनके पास अर्निंग का जो है आय का कोई स्रोत ही नहीं है। और सबसे लास्ट में आते हैं खुद हस्बैंड। हस्बैंड पे आप कई लोगों के पेट में गुड़गुड़ी स्टार्ट होगी कि भाई ये जो मेंटेनेंस का जो अधिकार है वो मात्र पत्नी को ही मिलता है, हस्बैंड को कहाँ से मिल जाएगा।
तो प्रेजेंट टाइम में कई सारे रिसेंट जजमेंट्स आए हैं जिन्होंने इस तरह से अलाउ किया है कि भाई, क्योंकि अब ये मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पे औरतें भी मर्दों के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, और अगर वास्तव में देखा जाए तो कई बार ये कंधे के ऊपर निकल के सर के ऊपर भी निकल जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में मर्दों की हालत कुछ ख़राब हो जाती है। जैसे अगर आप भाभी जी घर पे हैं कार्यक्रम देखिए, तो उसमें एक कैरेक्टर है विभू का, तो विभू अपने घर के सारे काम निपटाता है, और जबकि उनकी जो पत्नी है अनु, वो बाहर का पूरा काम संभालती हैं, खाना खर्चा संभालती हैं, जो ब्रेड ओनर वही मानी जाती हैं, वो सारे जितने खर्चे हैं विभू के वो देती हैं। तो मान लीजिए विभू को घर से निकाल दिया गया, भाई विभू अब अनीता के साथ नहीं रह पा रहा, अपनी अनु के साथ नहीं रह पा रहा है, तो वो भी यहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अनु से। तो ये प्रोविज़न जो मेंटेनेंस का हस्बैंड लोग को दिया गया है, ये भी उनको अन्याय से, सोशल इनजस्टिस से बचाने के लिए दिया गया है। अब अगला यक्ष प्रश्न आएगा मेंटेनेंस के डिटर्मिनेशन पर, कि इनके अमाउंट को तय कैसे किया जाता है, कि किसी को कितना मेंटेनेंस, कितना भरण पोषण, कितना गुजारा देना है। तो भैया लॉ के अनुसार ये कोर्ट के डिस्क्रेशन पे, उनके विवेकीय अधिकार पे डिपेंड करता है कि वो उनको कितना लग रहा है कि किसी को रेस्पोंडेंट को कितना गुजारा भत्ता दिलाना चाहिए। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते टाइम, तय करते टाइम कंसिडरेशन में लिए जाते हैं। जैसे कि जो पिटिशनर होता है, उनकी कंडीशन और उनके रिलेवेंट जो वांट होते हैं, जो रिलेवेंट एक्सपेंसेस होते हैं, जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। सेकेंडली इसमें रेस्पोंडेंट की इनकम सोर्स, उनकी प्रॉपर्टी, पूरा स्टेट, हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत ये भी देखा जाता है कि जो पिटिशनर है उनके बच्चे तो नहीं हैं, मान लीजिए उससे बढ़ के उनके एजुकेशन नीड तो नहीं है, या फिर इन सब चीज़ों को भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत इन दोनों के ही, पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के जो रिलेशन है, जो म्यूचुअल रिलेशन है, कैसी बन रही थी, खराब बन रही थी स्टार्टिंग से ही या कुछ दिन बाद जाके इनमें तू तड़ाक स्टार्ट हुई, इन चीज़ों को पर ध्यान में रखा जाता है। और इसके अलावा और भी ढेर सारे रिलेवेंट जो फैक्टर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट एक रेस्पोंडेंट के खिलाफ पिटिशनर के पक्ष में एक डिक्री, एक ऑर्डर करता है मेंटेनेंस के विषय में। एक चीज़ और जो आपको जान लेनी चाहिए कि हमेशा मेंटेनेंस एक व्यक्ति को हमेशा के लिए ही नहीं दिए जाते। मान लीजिए कि उसके कंडीशन में कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो यहाँ पे मेंटेनेंस का राइट ख़त्म भी हो सकता है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मेंटेनेंस का हक ही नहीं दिया गया, उनको अधिकार ही नहीं दिया गया कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकें। जैसे कि मान लीजिए वो स्पाउस जो कि एडल्ट्री में रह रहा है, या फिर वो स्पाउस जिसने शादी कर ली, या फिर वो स्पाउस जिसने अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिया, तो ऐसे लोगों को मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार, हक, या वो उसके एंटाइटल ही नहीं रह जाते। इसको आप इस तरह समझिए जैसे कि आप सीआरपीसी के सेक्शन 125 में आपने इसमें पढ़ा था कि कुछ अधिकारों में, कुछ कंडीशन में पत्नी को भी मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार नहीं मिलता। तो सेम प्रोविज़न यहाँ भी लागू होते हैं कि कुछ कंडीशंस में स्पाउसेस को, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, इन दोनों को ही मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार नहीं दिया जाता। और अब हम आते हैं अपने सेकेंड लास्ट पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने टाइप्स के मेंटेनेंस इंडियन लॉ या हिंदू लॉ के अंतर्गत दिए गए हैं। तो बेसिकली इसमें 2 टाइप के मेंटेनेंस दिए गए हैं, जिनमें जो पहला आता है वो टेम्परेरी मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस या फिर पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस के नाम से जाना जाता है। टेम्परेरी मेंटेनेंस इसलिए क्योंकि ये कुछ ही दिन के लिए, कुछ समय के लिए कोर्ट द्वारा इसको आदेशित किया जाता है। और पेंडेंट लाइट जो है और जो इंटरिम मेंटेनेंस है, ये दोनों लगभग एक ही इनका अर्थ निकल के आता है। दैट मीन्स कि ये वो मेंटेनेंस, ये वो गुजारे भत्ते, ये वो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एक ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, जब कोर्ट की प्रोसीडिंग, कोर्ट की प्रक्रिया चल रही होती है, उस टाइम पे एप्लीकेशन देने वाली पार्टी को रेस्पोंडेंट के खिलाफ दिया जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट, जो दूसरे टाइप का मेंटेनेंस आता है, वो है परमानेंट मेंटेनेंस या परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। अब परमानेंट मेंटेनेंस जैसा नाम से लग रहा है, ये पूरी तरह से स्थायी भरण पोषण होता है, जो कि एक व्यक्ति को जिसके पक्ष में फैसला दिया गया है उनको लाइफ टाइम, उनके आजीवन मिलना होता है। इसमें किसी भी तरह से मेंटेनेंस जो है प्रोवाइड कराया जा सकता है, चाहे वो ग्रॉस सम एक ही बार में पूरा जो मनी है वो दे दिया गया, राशि दे दी गई, धनराशि। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें मंथली भी सेटअप कर दिया जाता है कि महीनवारी के हिसाब से, महीने के हिसाब से आप इतना इतना पैसे भेजेंगे। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें पीरियोडिकल वे में भी एक
एक तरह का पीरियड तय कर लेते हैं, एक काल तय कर लेते हैं, एक समय सुनिश्चित कर लेते हैं कि हर दूसरे महीने, तीसरे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने, 1 साल पे, 2 साल पे, कितना भी करके इतने इतने टाइम पे आप इतना इतना खर्चा, इतना इतना भरण पोषण धनराशि अवेलेबल कराएंगे। इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम आते हैं अपनी एक्चुअल प्रोविजन पे, अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि मेंटेनेंस का है। अब मेंटेनेंस के जो पार्ट, जो प्रोविजन दिए गए हैं वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 से लेकर 128 तक दिए गए हैं, जिसको मैंने सीआरपीसी का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बखूबी बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक उसके बारे में बात की है। यहाँ पे हम 2 ही तरह के मेंटेनेंस जो कि हिंदू लॉ में दिए गए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और सेक्शन 25 में, और हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 28 तक, यानी सेक्शन धारा 18 से लेके धारा 28 तक के इन सभी प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों को एक पॉइंट पर संदेह होगा कि भाई जो सीआरपीसी में मेंटेनेंस दिया गया है और जो हिंदू लॉ में मेंटेनेंस दिया गया है, उन दोनों में ही अंतर क्या है, भेद क्या है? तो भेद मात्र इतना है कि सीआरपीसी में जो भी प्रोविजन मेंटेनेंस का दिया गया है वो भारत में रहने वाली हर एक महिला को, हर एक पत्नी को अवेलेबल है इक्वल वे में, और जबकि हिंदू जो लॉ के अंतर्गत जो मेंटेनेंस दिए गए हैं वो मात्र एक हिंदू वाइफ को ही अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 24 में दिए गए मेंटेनेंस के बारे में। इस मेंटेनेंस को हम पेंडेंट लाइक मेंटेनेंस भी कहते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि ये वो उस तरह के मेंटेनेंस होते हैं जो कि एक ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, जबकि प्रक्रिया कोर्ट की चल रही होती है, उस दौरान एक पार्टी को जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको परिपूर्ण नहीं कर पा रही हैं, या फिर कोर्ट की फीस का खर्चा, कोर्ट की आवन जावन में जो भी आने जाने में और ये सब खर्चा लग रहा है, जो भी वकीलों का खर्चा लग रहा है, उनको नहीं उठा पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट को यह समीचीन अगर प्रतीत होता है, उनको सही लगता है, रीजनेबल लगता है, और पार्टी के द्वारा प्लस एप्लीकेशन दिया जाता है कि हाँ हमारी ऐसी कंडीशन है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में उनके पक्ष में फैसला देते हुए इस तरह का मेंटेनेंस उनको अवेलेबल कराते हैं, जहां पे उनकी लीगल प्रोसीडिंग्स का जो भी एक्सपेंसेस होता है, जो भी खर्चा होता है, वो उस पार्टी को जिसने एप्लीकेशन दिया है उसको रेस्पोंडेंट से दिलाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 25 के अंतर्गत दिए गए मेंटेनेंस के बारे में। तो ये परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के नाम से जाना जाता है, इसको स्थायी गुजारा भत्ता भरण पोषण के नाम से जानते हैं। तो ये जैसा नाम से आपको लग रहा है, ये पूरी तरह से एक स्थायी भरण पोषण का प्रोविजन होता है, जो कि एक डिक्री या ऑर्डर आने पर कोर्ट को पूरा मामला सुनने के बाद कोर्ट एक पार्टी के पक्ष में एक स्थायी मेंटेनेंस का, स्थायी भरण पोषण की व्यवस्था करते हुए उनको लंप सम एक ही फॉर्म में, एक ही बार में ग्रॉस पूरा धनराशि दिला दी, या फिर मंथली बेसिस पे, या फिर पीरियोडिकल बेसिस पे एक काल के दौरान 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 1.5 साल पे ऐसे ऐसे करके धनराशि की व्यवस्था उनको मुहैया करा दी। आपको बता दें कि इस हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंतर्गत दिया गया जो भी प्रोविजन है वो वाइफ को भी अवेलेबल है एज वेल एज हस्बैंड को भी, कि कई मामलों में मान लीजिए भाई पत्नी बिजनेसमैन है, अच्छा खासा कमा रही है, कार से चलती है, और पति भैया हाउस हस्बैंड है, वो घर के काम निपटाते थे और मतलब पत्नी ने उन्हें झाड़ कर अलग कर दिया। अब उनके पास इतना खर्चा है ही नहीं कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स को अफोर्ड कर सके, तो वो भी एप्लीकेशन दे के अपनी पत्नी से भरण पोषण का अधिकार मांग सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम आते हैं हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत दिए गए मेंटेनेंस के प्रोविजंस के मामले में। तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 18 से स्टार्ट होते हैं। सेक्शन 18 या सेक्शन 18 धारा 18 ये बात करती है मेंटेनेंस टू वाइफ के बारे में, या पत्नी को जो भरण पोषण का अधिकार है उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो क्लॉज है, सबसे पहला वो यही कहता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ वाइफ, उनकी वाइफ की पूरे जीवन काल के दौरान एक पति का यह परम कर्तव्य है, ये परम कर्तव्य है, साथ ही साथ वो जो पत्नी है वो हकदार होती है इस चीज़ की, उनका यह हक बनता है कि वो अपने पति से अपनी आवश्यकता की जो भी उनके खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो उनको ले सकें, और ये उनके पति को देना ही पड़ेगा। इसमें सेकंड क्लॉज ये कहता है कि कुछ कंडीशन में जो कि इसमें यहाँ दी गई हैं, इन कंडीशंस में एक पत्नी अपने मेंटेनेंस का अधिकार खोए बिना भी अपने पति से अलग रह सकती है, एक सेपरेट रेजिडेंस में, एक अलग निवास स्थान पे रह सकती है। अब क्या वो कंडीशंस हैं? इसमें ये बताया है कि मान लीजिए अगर पति जो है
वो उसने डिजर्शन कर दिया, अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया बिना उन्हें कोई रीजनेबल कॉज दिए या फिर उनका कंसेंट लिए बिना, उनकी इच्छा के विपरीत, उनकी इच्छा के खिलाफ जाके। ऐसी कंडीशन में अलग रहते हुए भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत पति जो है वो पत्नी से क्रुएल्टी के फॉर्म में पेश आ रहा है, किसी तरह का क्रूरता कर रहा हो, ऐसा लग रहा है पत्नी को कि भैया किसी ना किसी दिन ये मेरी जान ले लेगा, ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत मान लीजिए कि भाई पति ने दूसरी शादी कर ली, उनको बिना बताए अपनी दूसरी शादी कर ली, यहाँ पर भी हो सकता है। अगले पॉइंट के अंतर्गत मान लीजिए उसी घर में पति जो है वो एक उपपत्नी को या यूँ कहें रखैल को ले आया और उसी घर में रख रहा है या फिर किसी अन्य घर में रख रहा है, यहाँ पर भी पत्नी अलग रहकर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और सेकंड लास्ट पॉइंट के अंतर्गत मान लीजिए पति ने अपना धर्म परिवर्तन करके किसी और धर्म में वो चले गए, यहाँ पर भी किया जा सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत इसमें अदर रीजंस दिए गए हैं जिनके द्वारा कोर्ट को सेटिस्फाई किया जा सके और इस रीजन को जस्टिफाई किया जा सके। तो ऐसी कंडीशन में एक पत्नी अपने मेंटेनेंस का अधिकार खोए बिना भी अपने पति से अलग रह सकती है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और बताया गया है, उसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए पत्नी जो है वो अनचेस्ट हो गई है या फिर मान लीजिए उसने अपना धर्म का परित्याग ही कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में पत्नी अपने मेंटेनेंस का अधिकार खो देगी। नेक्स्ट है सेक्शन 19 के अंतर्गत दिया गया प्रोविजन जो कि बात करता है मेंटेनेंस टू डॉटर इन लॉ के बारे में, यानी कि बहू को भरण पोषण का जो अधिकार दिया गया है वो हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के जो सेक्शन 19 है इसके अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि मान लीजिए एक वाइफ है, उसके पति की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया उनका, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने ससुर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। और अगर मान लीजिए उनके ससुर के पास प्रॉपर मीन्स ऑफ इनकम नहीं है, सफिशिएंट सोर्स नहीं है इनकम का, तो ऐसी कंडीशन में वो बाध्य नहीं है उस लड़की को, उस अपनी बहू को मेंटेनेंस का खर्चा देने के लिए। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और बताया गया है कि मान लीजिए अगर उस बहू ने अपनी दूसरी शादी कर ली, पुनर्विवाह कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में भी ससुर बाध्य नहीं होता है उनको मेंटेनेंस, उनका गुजारा भत्ता वगैरह देने के लिए। अगला प्रोविजन है सेक्शन 20 के अंतर्गत दिया गया मेंटेनेंस टू चिल्ड्रेन एंड एजेड पेरेंट्स का, यानी कि जो असहाय और वृद्ध जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनको और संतानों को, संतान को, बच्चों को मेंटेनेंस का जो अधिकार दिया गया है वो सेक्शन 20 के अंतर्गत दिया गया है। तो सेक्शन 20 के अंतर्गत ये बताया गया कि हर एक हिंदू बाउंड है अपने माता पिता को, जो कि असहाय हैं, वृद्ध हैं, जो अपना इनकम का सोर्स नहीं उनके पास है, उनके पास पर्याप्त फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, वो अपना जीवन निर्वाह अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उनको भरण पोषण और गुजारा भत्ता देने के लिए, और इसके अलावा अपने सभी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन तब तक जब तक वो माइनर इन एज हैं, जब तक वो मेजॉरिटी को प्राप्त नहीं हो जाते। इसके अलावा उस बालिका को भी मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया है जिसकी अभी शादी नहीं हो, जो कि अनमैरिड है। सेक्शन 21 ऑफ दिस एक्ट में जो है वो डिपेंडेंट्स को डिफाइन किया गया, उनके बारे में डेफिनेशन दी गई, उनके बारे में परिभाषा दी गई है। और ये इतनी परिभाषा इतनी टफ, इतनी क्लिष्ट है और इतने ज़्यादा 9 से 10 पॉइंट्स में है कि मैं भटक गया था। और अगर मैं इसको समझाना आपको प्रारंभ करूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वास्तविकता ये है कि भाई इतने रिश्तों की समझ मुझे नहीं है, क्योंकि अगर ये होती तो मेरे रिश्तेदार और मेरे घर वाले मुझे अपनी खोपड़ी में बिठाए घूम रहे होते, यूँ इस तरह ये पूरे जैसे मैं रह रहा हूँ ऐसे एकांतवास पर रहने पर विवश ना करते। तो सेक्शन 21 को छोड़ देते हैं, आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। और इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 22 में दिए गए प्रोविज़न पे, जो कि बात करता है मेंटेनेंस टू डिपेंडेंट्स के बारे में। बेसिकली डिपेंडेंट्स वो होते हैं जहाँ पे इनके गार्जियन या फिर वो जिनके द्वारा इनका जीवन निर्वाह हो रहा था, जिनसे इनको खर्चा मिल रहा था, उनकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में जिनकी मृत्यु हुई, जो डिसीज्ड पर्सन है, उनके जो वारिस हैं, जिनके पास उनकी संपत्ति गई है, उनसे मेंटेनेंस क्लेम करने का जो राइट है वो डिपेंडेंट्स को यहाँ पे हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 22 के अंतर्गत दिया गया है।
और सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट बात करता है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। तो भैया इसके बारे में हम पूर्व में ही वीडियो की स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि जो अमाउंट है वो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी मैटर, उनका विवेकीय अधिकार है, उनको जैसा सही लगे, जैसा उनको समीचीन उचित प्रतीत हो, जैसे उनको लगे कि पार्टी को जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सकता है, उस वे में, उस हद तक, उस अमाउंट तक वो मेंटेनेंस उनको दिला सकते हैं। तो ये था हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत दिया गया मेंटेनेंस का या भरण पोषण या गुजारा भत्ता का प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। धन्यवाद।